चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। वस्तुओं के समूह बनाना। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तु, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उसके बारे में। वी ऑब्जर्व दैट आवर क्लोथ्स एंड फूड हैव सो मच वैरायटी इन आटम। Not only in food and clothes, there is such vast variety of many objects everywhere. We see many objects around us like a cycle, a chair, books, a pull cart, cooking and utensils, clothes, water, toys, stones. All these objects have different colors, shapes and uses. हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक अनेक रूप हैं, विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर वाले अनेक वस्तु होती हैं। हमारे चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाने पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ एवं गुण, क्वालिटी, गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। Find the objects that are round in shape. In this list, we may include a glass, marble, a rubber ball, and a football. If we include the objects which are nearly round, then our list could also include the objects like oranges, apples, and pitcher, ghada. Assume we were thinking about the objects that are edible. We could include all the atoms that we have listed in first three tables of chapter 1. Some listed atoms might be round shaped as we can put them in this group. हम अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की, गोल शेप की वस्तु पहचानें। हमारी इस सूची में अलग अलग प्रकार की गेंदें जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल और कांच, कच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे और घड़े जैसे वस्तुओं को भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में सारणी सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। Now if we wish to make a group of objects that are made of plastics, then we can include toys, buckets, pipes, lunch boxes, water containers, and many such objects in this group. So we can group the objects many ways. In the above examples, we have grouped different objects on the basis of their shape and the materials they are made from. मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को एक समूह में स्थान में मिला सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से तरीके हैं उपयुक्त जैसे में सही माना जाए। तो उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में अब उनकी आकृतियाँ और जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर बांटा है। All objects that we find around us are made of one or more materials. These materials may be plastics, metal, glass, cotton, wood, paper, and mud, or soil. Can you write some examples of materials? हमारे चारों ओर की वस्तु एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक या एक अधिक से पदार्थों से बनी है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख और मृदा सॉइल हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? Activity 1. Let us collect as many objects as possible from our surroundings. Each of us can collect some objects from home and we can also collect some objects from the school. What will we have in our collection? Pencil, rubber, notebook, duster, chalk, a hammer, but nail, a spoke of a wheel, soap, potato, matchbox, and salt. We can also make a list of objects that we can not bring to the classroom. For instance, walls, doors, truck, trays, tractor, road. Activity 1. क्रियाकलाप 1. आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु कलेक्ट करते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है और कुछ वस्तुएं
और कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तु की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। कीप ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड so that we can divide all objects into two groups. First group contains the objects that are made from paper or wood, and the second group contains the objects that are not made of these materials. In similar manner, we could separate the objects that are used for preparing food. हमारे चारों ओर की वस्तु सॉरी इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए, अलग अलग कीजिए जो कागज और लकड़ी से बने, उसको अलग अलग कीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। ओके, दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। Now make a list of all objects collected in table 1. Try to wonder the materials that each object is made of. It would be a fun for us to make a large table. Collecting information of many objects, it may seem difficult to know the materials out of which some of these objects are made. Discuss to identify the materials with your teacher and parents. आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, मतलब कि योजना से बंधे हुए होते हैं, कुछ अधिक होते हैं। एक तरह की गई सभी वस्तु की सारणी फॉर्म में सूची बनाइए। एक सूची बनाना है, सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तु संभव है उन सभी के बारे में सोचना, एक तरह करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एक तरह की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं, इसको लेकर विचार कर सकते हैं। Activity 2. Now we will discuss about some common materials. Some common materials are given in Table 2. You can also add more materials in column 1. Now think of objects that are made mainly of these materials and write them into column 2. सारणी 2 में कॉलम 2 सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त इनके अलावा अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इसे सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। What do we find from both these tables? First, we grouped objects in different ways. We also found that objects around us are made up of different materials. An object could be made up of a single material, and an object could also be made up of many materials, and then again one material might be used for making many different objects. How can we decide which material should be used for making any given object? It appears that we need to get more information about different materials. इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तु को कई तरीकों से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तु बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें अलग अलग पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर thought a tumbler is not made with a piece of cloth? Always keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, so we cannot make a tumbler by cloth. What we need for a tumbler is plastics, metal,
glass or other such materials that will keep water. In the same way, we cannot use paper like materials for cooking vessels. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान से देखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा, उपहास वाला प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाने पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। We observe that first we choose a material to make an object depending on its properties and then determine for which purpose the object is to be used. तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थों के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। सो डू यू नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज? सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर डिस्कस्ड हियर। अतः पदार्थों के वे सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। Appearance, usually materials seem different from each other. Wood seems very different from iron. Iron looks different from aluminum or copper. On the other hand, there may be some similarities between iron, aluminum and copper that are not in wood. पदार्थ प्राय एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम से अलग अलग दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। एक्टिविटी 3, collect some small pieces of different materials: wood, cardboard, paper, chalk, copper wire, aluminum sheet. Do any of these look shiny? Keep away the shiny materials into a group. Now observe carefully when the teacher cuts. विभिन्न पदार्थों, एक्टिविटी 3 विभिन्न पदार्थों, अलग अलग पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में अलग कीजिए। Now observe carefully when the teacher cuts each material into the two pieces and look at the fresh surface. What do you find? Does the freshly cut surface of some of these materials look shiny? Keep these objects also in the group of shiny materials. अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थों को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। Do you find such a shine or luster in the other materials? Cut more materials as possible in the glass and make a list of those with and without luster. You can rub the surface of materials with sandpaper instead of cutting to look if it has a luster or not. क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा धूती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए और ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। और धूतिवान, प्रकाश वाला और धूतिहीन जो अंधेरे पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों को पृष्ठों को रेगमाल से यानी सरेस कागज से रगड़कर यह देख सकते हैं कि ये धूतिवान है अथवा नहीं। कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली कॉल्ड मेटल्स। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर सम examples of metals. Some metals often lose their luster and look dull because of the reaction of air and moisture on them. So we can define luster only on their fresh cut surface. When you go to an iron smith or a workshop, then see the freshly cut surface of metal rods to see if they have luster or not. पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देता है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है।
इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धोती दिखाई देता है। जब आप किसी लाहौर अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं, कहीं जाते हैं, धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धोती है अथवा नहीं। Hardness: when we press some different materials with our hands, then we find that some of them are hard to compress while others not. Take a metal key and scratch it with the surface of a piece of aluminum, wood, chalk, a piece of stone, a nail, candle, any other material or object. You can compress some materials while some cannot be compressed so easily. Those materials which can be compressed so scratched easily are called soft, but those materials which are difficult to compress are called hard. For instance, sponge or cotton is soft while iron is hard. कठोरता: जब आप अलग अलग पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबाने को संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इसे एक लकड़ी, अल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज एक जल जीव कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। According to appearance, materials can have different properties like hardness, luster, be rough or smooth. Can you tell the other properties that describe the appearance of materials? दिखावट में पदार्थों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे धोती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करता हो? Soluble or insoluble? Soluble or insoluble, विलय अथवा अविलय। Activity 4: take samples of some solid substances like salt, sugar, sand, chalk, powder and sawdust. Take 5 beakers. Fill all the beakers about 2/3 with water. Add a spoonful of sugar to the first beaker, salt to the second, and in this way add small amounts of the other given substances into the other beakers. Stir gently the contents of each beaker with a spoon. Wait for some minutes. Observe carefully what happens to the surface added to water. Write your observations as shown in table 3. Activity 4 विलय अथवा अविलय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत और लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास से लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंतर्वस्तु को चम्मच से कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या स्रोत है। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। यहाँ पर सारणी यहाँ फिगर भी दिखाया गया और सारणी भी बताया गया। यहाँ फिगर भी बताया गया। You will observe that some substances have completely dissolved in water. We can say that these substances are soluble in water. On the other hand, some substances do not dissolve in water even after we stir for a long time. These substances are called insoluble in water. अब आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गया है, गायब हो गया, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। वाटर plays a significant role in the functioning of our body because it can disappear or dissolve a large number of substances within it. Do liquids also disappear with water? चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, घुला सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रक्रियाओं में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं? Activity 5 take samples of lemon juice, vinegar, coconut oil or mustard oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, now fill it up to half with water. Pour a few spoonfuls of one liquid to water and stir it properly. Stand away it for a few minutes. Observe carefully whether the liquid mixes with water. Repeat the same process with the other liquids that are available to you. Note down your observations as you saw in table 4.
एक्टिविटी 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल और अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, हिलाइए, उसको अच्छी तरह से हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। 4.4 में लिखिए। We observe that some liquids get completely dissolved with water, but some other liquids do not dissolve with water and make a separate layer when put aside for some time. हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। Some gases are soluble in water while some gases are not. Usually water has a small amounts of some gases dissolved in it. For instance, oxygen gas dissolved in water is very important for the life of plants and animals that survive in water. कुछ गैस जल में विलय अथवा जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर while doing activity 4 we might have observed that the insoluble solids separated out from water. We may have also observed with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not dissolve in water floated to the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the glass tables. Is it true? We observe many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a water pond, a small stone that you throw into this pond, or some drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these objects? वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है। वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकार तैरने लगे थे। अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं था? क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 यहाँ पर चित्र दिखाया गया। चित्र किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तरफ तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंद जिन्हें आप ग्लास के जल में डालते हैं, इनका सब क्या होता है? Can you give 3 examples of objects that float or sink in water? What process will you use about testing these same materials to observe if they float or sink in other liquids like oil? बुझो या ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन सिंक वाटर, कि आप उस जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्य जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? Transparency. You have ever played this game of hide and seek? Remember some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you select those places? Would you have even tried to hide himself behind a glass? आपने पारदर्शी के बारे में बात करेंगे। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? Of course not, because your friends can see through that and find you easily. Can you look through all the materials? Those substances of materials through which objects can be seen are known as transparent. Air, water, glass and a few plastics are some examples of transparent materials. Usually shopkeepers prefer to keep sweets, biscuits and other eatable things in transparent containers or glass of plastics so that customers can easily see these items. आप स्पष्ट रूप से नहीं, ऑफ कोर्स नोट, स्पष्ट रूप से नहीं,
क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण प्राय दुकानदार पेस्ट्री, बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। On the other hand, there are some materials through which objects cannot be seen. These materials are known as opaque. We cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon, or a metal container. Wood metals and cardboard are some examples of opaque materials. इसके विपरीत, इसको उल्टा, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। Now can you tell all the materials and objects that they are either opaque or transparent? क्या अब हम यह समझते हैं कि अब हम बिना किसी भांति के सभी पदार्थ एवं वस्तु को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। Activity 6. Take a sheet of paper and see through it towards a lighted bulb. Note down your observations. Now spread 3-4 drops of some oil on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that part of the paper on which the oil has been spread. Do you observe that the bulb is looking more clearly than before? But can you see clearly through this oiled paper? Is every object on the object side of the paper visible? Or of course not. The materials through which objects can be seen but not clear are called translucent. Can you tell some more examples? Translucent materials. क्लास 6. कागज की एक सेट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षणों नोट कीजिए। अब कागज की सेट के बीच दो तीन बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त प्रकाश वाला बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब अपने पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, कभी नहीं। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें परिभाषी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ का अवसाद के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी परिभाषी ही था। क्या आप परिभाषी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? So we can divide materials into 3 groups as opaque, translucent and transparent and translucent. Sima covers the glass of torch with her palm at. अतः हम पदार्थों का अपारदर्शी, पारदर्शी और परिभाषी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। Dark place. After that, she switches on the torch and looks the other side of the palm. She is curious to know whether palm of her hand is opaque, translucent or transparent. पहले सीमा किसी अंधेरे वाले स्टार्च पर टॉर्च के स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। जब हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए, वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभाषी। We have read that materials differ in their appearance and the way they dissolve in water or other liquids. They may sink or float on water or may be transparent, translucent or opaque. Materials can be divided in groups on the basis of similarities or differences in their properties. हमने यह सीख लिया कि पदार्थों के अपने अलग अलग दिखावट होती है और इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और परिभाषी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा अलग अलग के आधार पर किया जाता है।
अलग अलग के आधार पर किया जाता है। वाई डू वी नीड टू डिवाइड द मटेरियल्स इन ग्रुप्स? वी ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। यूजुअली वी कीप थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर थिंग्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू फाइंड देम easily in the same way. A grocer keeps all kind of biscuits at one corner of his shop, all shops at another corner, while pulses and grains are stored at some other places. हम पदार्थों को किया जा सकता है, हम पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ ही रखी हो। इन प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रयास सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने से रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। There is an another useful reason of such grouping. Dividing materials in groups makes it easy to study their properties and also to observe any patterns in the properties. इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का लाभकारक होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह को बांटकर अपने गुणों का अध्ययन और इन गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना, जांच करना, ध्यानपूर्वक करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन और अधिक स्टडी हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। समरी के बारे में पता कर लेते हैं। थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे चारों ओर को वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। वी कैन मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए गिवन मटेरियल्स। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण भी किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना असंभव हो सकता है, अर्थात उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। विभिन्न अलग अलग प्रकार के पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हेरेas others are not. Some are rough, some are smooth, some are hard, some are soft. कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। सम मटेरियल्स आर सोल्युबल इन वाटर व्हाइल सम अदर्स आर इनसोल्युबल। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। सम मटेरियल्स लाइक ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज metals and wood are opaque. Some materials such as oily paper are translucent. कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ प्रभाषी होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुपेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा भिन्नताओं अलग अलग के आधार पर समूह में बांटा जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुपेड टुगेदर फॉर आवर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। वस्तु को सुविधा, उसका फैसिलिटी और उसके गुणों, क्वालिटी के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।